everyone, welcome to my YouTube channel IELTS with MK। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी ऑनलाइन क्लासेस की राइटिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आई होप इस वीडियो के बाद आपके काफ़ी ज़्यादा जो डाउट्स हैं रिलेटेड टू राइटिंग टास्क 2 वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड गाइस, आज ऑफ़र का लास्ट दिन है, सो कल से मेरा जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। सो अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो वो कल 3 PM तक मेरी क्लास को ज्वाइन है वो कर सकता है। ठीक है, जो पर मॉड्यूल फ़ी होगी वो 900 पर मॉड्यूल है। राइटिंग एंड स्पीकिंग डेली बेसिस पे चेक होगी एंड फीडबैक होगा। ऑल मॉड्यूल्स को डेली बेसिस पे डिस्कस है वो किया जाता है। क्लासेस पंजाबी एंड हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है। सो अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके वो मेरी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। सो गाइस, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी ऑनलाइन क्लासेस की। डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ राइटिंग टास्क 2 के सैम्पल आंसर है वो शेयर करती हूँ। टास्क 1 एंड टास्क 2 मेरी हैंड रिटन होती हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एक परफेक्ट राइटिंग टास्क 2 किस वे से है वो लिखा जा सकता है। ठीक है, आपको सब कुछ बेसिक्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर थीसिस की बात हो तो थीसिस क्लियर, कैसे सेंटेंस बनाने हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की सेंटेंस फॉर्मेशन गलत होती है, तो मैंने उसकी भी आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो शेयर की हुई हैं। तो देखो गाइस, अगर तो बेसिक क्लियर होगा तो ही आप आगे मूव करोगे। तो हमने बेसिक्स से चलना था। तो जब आप लोग अब बेसिक्स क्लियर कर चुके हो तो अब मैं आपको बताती हूँ कि राइटिंग टास्क 2 को हमने किस वे से प्लान करना होता है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए अगर हम एक इफ़ेक्टिव राइटिंग टास्क 2 है वो लिखना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं आपको डेली बोलती हूँ कि आप लोगों को प्लानिंग करनी चाहिए। सो काफ़ी बच्चे कहते हैं कि प्लानिंग किस वे से करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप मेरे को लिखकर सेंड करोगे तो मैं देखूँगी कि आपने उसी वे से लिखा है जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, आइडियाज़ बीच में अपनी ऐड करो, वोकैब अपनी ऐड करो, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करती। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने क्रैम करना है, आपने जस्ट मेरा वे फॉलो करना है। आइडियाज़ वोकैबलरी आप अपनी भी डाल सकते हो। ठीक है, वैसे मैंने भी आपके साथ शेयर की हुई हैं, बट अगर आप लोग अपनी ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो, अपने आइडियाज़ को भी ऐड ऑन है वो कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें राइटिंग टास्क 2 की तो सबसे डिफ़िकल्ट बच्चों को यही लगता है, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है वो सेंटेंस फॉर्मेशन की है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया कि सेंटेंस फॉर्मेशन को कैसे इम्प्रूव करना है। वो टिप अगर आप 10 दिन फॉलो कर लेते हो ना तो आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत हद तक इम्प्रूव है वो हो जाएगी। आपको कुछ भी उसके लिए एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से आप उसको क्लियर कर सकते हो। तो बच्चे बोलते हैं कि हमें राइटिंग टास्क 2 लिखना नहीं आता, हमारे बैंड्स को राइटिंग में आते ही नहीं है। देखो गाइस, अगर तो आप प्लानिंग के साथ करोगे तो आपके बैंड आएंगे, ये बात तो श्योर है। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो आपके बैंड नहीं आएंगे। सो मैं आपको डेली बोलती हूँ कि 5 to 10 मिनट्स आपने अच्छे से प्लानिंग करनी होती है। तो आज मैं वो सारे स्टेप्स बताऊँगी जो मैं खुद फॉलो करती हूँ एक राइटिंग टास्क 2 को इफ़ेक्टिव वे से लिखने के लिए। मैंने कैसे 7.5 राइटिंग में गेट किए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि प्लानिंग ही सबसे बड़ा हमारा पिलर होता है। अगर आपको ये बात क्लियर हो जाती है तो अच्छे से आप अपनी राइटिंग टास्क 2 है उसको इम्प्रूव है कर सकते हो। आप लोगों को पता है कि हमारे पास राइटिंग टास्क 2 के टोटल 8 टाइप्स होते हैं। बोथ व्यू, अग्री और डिसअग्री, डायरेक्ट क्वेश्चन, एक्सटेंट अग्री और डिसअग्री, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेजेस। सो टोटल हमारे पास 8 टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप अपनी राइटिंग में बैंड लेना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए इनके स्ट्रक्चर्स, कि अगर हम बोथ व्यू लिखेंगे तो उसका क्या स्ट्रक्चर है, अग्री डिसअग्री का क्या है, क्योंकि हर एक का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। तो अगर स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो आप अच्छे से उसको लिख पाओगे, लेकिन अगर स्ट्रक्चर ही गलत है तो ऑब्वियसली आपके बैंड स्कोर है वो डिडक्ट होंगे ही होंगे। उसके बाद बात आती है थीसिस लाइन की, कि आपको हर एक टाइप के थीसिस
पता होनी चाहिए। जो मैंने आपको फिक्स लाइन बताई है ना, जस्ट वही है इसमें, ठीक है। स्ट्रक्चर्स भी मैंने आपको क्लियर किए हैं कि कौन सा ऐसे किस टाइप में लिखना है, उसमें कितने बीपीस बनेंगे, कैसे उसको स्टार्ट करना है। सो सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। थीसिस मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन सी लाइन कहाँ पे लिखनी है, जस्ट माइनर चेंज करने की ज़रूरत है। उसमें कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी ही ऐड ऑन, आपको कुछ भी बीच में फालतू ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है थीसिस में। कनेक्टर्स, सो बहुत सारे बच्चे हैं वो कनेक्टर्स में कंफ्यूज होते हैं, तो जो मैंने आपको कनेक्टर लिखवाए हैं जस्ट वही फिक्स्ड रखो। आपको कुछ भी फालतू के बीच में बड़े बड़े कनेक्टर्स लगाने की ज़रूरत है वो नहीं है। जितना सिंपल रख सकते हो उतने सिंपल कनेक्टर रखा करो। अवॉइड इनफॉर्मल वर्ड्स, इनफॉर्मल वर्ड्स जो मैंने आपको लिस्ट दी थी इनफॉर्मल वर्ड्स की, उसको आपने बिल्कुल भी यूज़ है वो नहीं करना है, क्योंकि उससे भी आपके बैंड स्कोर है वो डिडक्ट होंगे। क्योंकि राइटिंग सारी है ना, जो हमारी फुल राइटिंग है वो फॉर्मल में लिखी जाती है। सो अगर आप उसमें इनफॉर्मल चीज़ें डालेंगे सो ऑब्वियसली है कि आपके बैंड्स को डिडक्ट होंगे। सो फॉर्मल लिखा करो। तो आप लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन सा वर्ड फॉर्मल है कौन सा इनफॉर्मल है, जो माइंड में आता है आप वो लिख लेते हो। सो वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। जहाँ से भी आप वोकैबलरी लर्न कर रहे हो, पहले ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि वो वोकैबलरी आपकी फॉर्मल हो। इनफॉर्मल वर्ड लिखोगे तो बैंड स्कोर नहीं आएगा। आप लोग बोलते हो ना कि हमने तो एग्ज़ाम में काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी डाले थे, वोकैबलरी भी डाली थी, फिर भी हमारे 5.5 रह गए। उसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है कि जो आप वर्ड यूज़ कर रही हो वो फॉर्मल है या फिर इनफॉर्मल है। तो इसके बीच में आपको सबसे पहले फ़र्क है वो पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं टास्क रिस्पॉन्स की। सो जो मैं बताऊं 95% स्टूडेंट के 5.5 क्यों रहते हैं, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ टास्क रिस्पॉन्स। उनको क्वेश्चन का टास्क रिस्पॉन्स ही नहीं समझ में आता, उनको क्वेश्चन एग्जैक्ट वे से समझ में नहीं आता, बीच में फालतू की इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, फिर कैसे आएंगे बैंड। जो चीज़ के बारे में पूछा गया अगर उसके साथ रिलेटेड आप डालोगे, देखो जो मैं आपके साथ राइटिंग टास्क 2 शेयर करती हूँ उसमें कोई भी फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। जो मेरे से पूछा गया होता है डायरेक्ट मैं उसका आंसर देती हूँ। अगर बीच में और कोई बात ऐड कर दूंगी तो टास्क रिस्पॉन्स रॉन्ग हो जाएगा। अगर टास्क रिस्पॉन्स रॉन्ग हो गया ना तो जितने मर्जी कॉम्प्लेक्स डाल लो, जितने मर्जी वोकैबुलरी डाल लो, तो बैंड नहीं आएंगे। ठीक है, मेक श्योर करो कि आपको पता होना चाहिए टास्क रिस्पॉन्स के बारे में। जैसे मैं आपको डेली बेसिस पे बताती हूँ टास्क रिस्पॉन्स कैसे हम करेक्ट करना है, वो चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। डोंट यूज़ ईडियम्स। और जो बच्चे ईडियम्स यूज़ करते हैं, जो मेरे पास फ्रेशर हैं और वो ईडियम्स यूज़ करते हैं, स्टॉप कर दो यूज़ ईडियम का, क्योंकि वो इनफॉर्मल होते हैं, हम उनको नहीं यूज़ कर सकते। ईडियम्स सिर्फ हम स्पीकिंग में यूज़ करेंगे और कहीं पर भी इसका जो यूज़ है वो नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। जर्नल लाइन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट है वो फिक्स्ड लाइन लगते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी प्ले पार्ट एंड पार्सल रोल, टेक्नोलॉजी प्ले इंपॉर्टेंट रोल। गाइस अगर जर्नल लाइन बनाना चाहते हो तो एक इफ़ेक्टिव बनाया करो। इम्पॉर्टेंट रोल ऐसी या डिबेटेबल इशू ऐसा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक नेचुरल रखो, आपके ऊपर है। लिखना चाहते हो इसको लिख लो, नहीं लिखना चाहते मत लिखो। मैं तो नहीं प्रेफर करती हूँ जर्नल लाइन को लिखना, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। अगर तो लिखना चाहते हो तो वो एक्यूरेट होनी चाहिए, क्रैम लाइन नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जितने कॉम्प्लेक्स आपको आते हैं उतने आप लर्न करो। मैंने आपको उस दिन पूरी डिटेल में समझाए थे विद एग्जाम्पल्स कि कैसे कैसे हमने लगाने हैं। तो अब आप लोगों ने उसका यूज़ है वो स्टार्ट करना है। देखो मैंने क्या बताया था, पहले आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताए थे, फिर उसके बाद मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया था कि आपने घर से सेंटेंसेस बना के मुझे सेंड करने हैं, सो दैट कि मुझे पता लगे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रही हो। सो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोग सच में चाहते हो राइटिंग में बैंड्स को, तो आपको वेरिएशंस भी देनी पड़ेगी। अगर आप सेम चीज़ एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करोगे तो आपके बैंड स्कोर कैसे आएंगे? सपोज करो कि अगर आप सेम चीज़ डेली बेसिस पे खाते हो तो वो इतने इफेक्टिव नहीं लगता आपको। ठीक है ना, तो सेम एज इट इज़ राइटिंग टास्क 2 में होता है। अगर तो बैंड चाहते हो तो वेरिएशंस को ऐड ऑन करना उसको स्टार्ट करो। ओके, ठीक है जी। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए अगर आप सच में चाहते हो एक अच्छे बैंड को गेट करना। ठीक है,
तो अगर मैं बात करूं प्लानिंग की, तो प्लानिंग है क्या एक्चुअल में? प्लानिंग में हम कुछ स्टेप्स हैं, कुछ स्टेजेस हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है। अगर आप इनको फॉलो कर लेते हो तो आपके ऑटोमेटिकली जो बैंड है वो इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जो चीज़ें प्रॉपर प्लानिंग होती है उसके कितने अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। अगर कोई चीज़ रैंडम हम करते हैं उसको इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं। सो वही चीज़ राइटिंग में है, अगर आप प्लानिंग अच्छे से करोगे तो आपके बैंड भी इम्प्रूव होंगे ना। अगर आप लोग प्लानिंग ही नहीं करोगे तो कैसे बैंड इम्प्रूव होंगे? सो पहला जो मेरा स्टेप है प्लानिंग में, यू शुड रीड क्वेश्चन एटलीस्ट फॉर 3 to 4 टाइम्स, कि क्वेश्चन को पढ़ो, 3 से लेकर 4 बार आपने क्वेश्चन को पढ़ना है। उसके बाद जब आपने 3 से 4 बार क्वेश्चन को पढ़ लिया, फिर उसके बाद देखो कि आपको क्वेश्चन कौन सी टाइप का, मीन्स बोथ व्यू है, अग्री डिसअग्री है, डायरेक्ट क्वेश्चन, कौन सी टाइप का क्वेश्चन है वो देखो। जब ये सब हो जाता है उसके बाद जो भी आपके माइंड्स में आइडियाज़ आते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के 3 से 4 बार उसको रफली लिखो, ठीक है। राइट 1 आइडिया इन 1 बीपी, एक बीपी में सिर्फ एक आइडिया लिखो, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है वो नहीं है। हम क्या करते हैं, 2-3 आइडियाज़ को ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम एक भी आइडिया को अच्छे से एक्सप्लेन है वो नहीं कर पाते। सो इसके ऊपर आपने फोकस करना है कि जो भी आप लिखोगे, एक आइडिया लिखो, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, आपके बैंड स्कोर हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। पिक एनी 2 आइडियाज़ फॉर होल ऐसे, पूरे ऐसे के लिए आपको जस्ट 2 आइडियाज़ की ज़रूरत होती है, जो मैक्सिमम 3, ओके। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं होती है। अब देखो जो मैंने आपको स्टेप्स बोले हैं ना, उसको मैं अप्लाई करके बताती हूँ कि मैं कैसे जो प्लानिंग है उसको करती हूँ। सबसे पहले देखो, मुझे क्वेश्चन गिवन है, नाउ डेज एवरी चिल्ड्रन हैज़ देयर ओन मोबाइल फ़ोन, इट इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। सो मैंने आपको क्या बोला था कि पहले देखो कौन सी टाइप है, पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आई तो मेरे माइंड में एक बात चली, जब मैं ऐसे लिख रही हूँ कि मुझे स्ट्रक्चर याद है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लिखना होता है। सबसे पहले क्या आएगा, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में रीफ्रेज आएगा और थीसिस लाइन आएगी। BP1 में टास्क स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, देन रिजल्ट। उसके बाद BP2 टास्क स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, देन रिजल्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो मेरे माइंड में आ गया कि ये वाली टाइप है और इसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है ना। मैंने आपको ऑलरेडी सारे स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव में 1 साइड जाना है। अगर हम लोगों ने BP1 में पॉजिटिव साइड लिखा है तो BP2 में भी हमने पॉजिटिव ही लिखना है, क्योंकि और का मतलब ही होता है 1 साइड जाना, ठीक है। सो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो टास्क स्टेटमेंट आएगी वो आपने यहाँ पे मेंशंस करनी है, दोनों की, दोनों बीपीएस की टास्क स्टेटमेंट। टास्क स्टेटमेंट क्या होती है कि आप क्यों सोचते हो कि ये पॉजिटिव है। अगर आपने बोला कि थीसिस में कि ये पॉजिटिव बात है तो BP1 में आपने बताना कि वो क्यों पॉजिटिव है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगी आगे आइडियाज़ भी, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो भी टास्क स्टेटमेंट होंगी वो दोनों आपने यहाँ पे है वो मेंशन कर देनी है। उसके बाद बात आती है थीसिस लाइन की। अगर तो आप पॉजिटिव सोचते हो कि हाँ, कि अगर उनके पास अपना मोबाइल फ़ोन है तो वो एक पॉजिटिव बात है, बेनिफिशियल है, तो आपने कौन सी थीसिस लिखनी है, दिस ऐसे विल एक्सप्लिकेट इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट। ये सारा कुछ प्लानिंग में आता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन सी थीसिस लाइन है वो यूज़ होगी। कंस्ट्रक्टिव किसका सिनोनिम है, पॉजिटिव का, ठीक है। कि अगर आप सोचते हो कि ये पॉजिटिव है तो आपने ये लाइन लिखनी है, अगर आप सोचते हो कि ये नेगेटिव है तो आपने कंस्ट्रक्टिव की जगह पर डिस्ट्रक्टिव को मेंशन करना है, ठीक है। तो जब आपके माइंड में थीसिस लाइन भी आ गई, उसके बाद आपने फिर से 2 to 3 टाइम्स क्वेश्चंस को लिखना है। क्वेश्चन को 2 to 3 टाइम्स आपने अच्छे से पढ़ना है,
देन उसके बाद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन में क्या चीज़ के बारे में बोला हुआ है। तो जैसे कि ये हमें क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला हुआ है कि हर एक बच्चे के पास अपना खुद का मोबाइल फ़ोन है, ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो मैंने क्या किया, रफली ऐसे बना लिया बॉक्स, ठीक है, इधर लिख दिया पॉजिटिव और इधर लिख दिया मैंने नेगेटिव। तो मैं आइडिया से सोच रही हूँ कि अगर पॉजिटिव है तो क्या पॉजिटिव है। पॉजिटिव लगा मोबाइल फ़ोन का मुझे बेनिफिट, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। कैसे? इजी असेसिबल, क्योंकि डाटा क्या होता है, इजी अवेलेबल होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने जो इलेबोरेशन में बताऊंगी पॉइंट वो है इजी असेसिबल। जो मेरी टास्क स्टेटमेंट है वो क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एक्सप्लेनेशन देनी है, उसमें मैं इजी असेसिबल बताऊंगी कि आजकल जो इंटरनेट है वो इजी असेसिबल है, हमें कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठे बैठे ही हम इंफॉर्मेशन को गेट कर सकती हैं। ठीक है, सो ये क्या हो गया, एक बेनिफिट हो गया। और जो मुझे बेनिफिट लगा वो है एंटरटेनमेंट, हम अपने आपको एंटरटेन कर सकते हैं। अब मैंने बीपी को एक्सप्लेन करना है, बीपी में इसको, तो मैंने क्या बोला, रिड्यूस स्ट्रेस, कि अगर बच्चे के पास खुद का मोबाइल फ़ोन होगा तो वो स्ट्रेस से क्या है, रिलीव पा सकता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल होती हैं, बहुत सारी गेम्स होती हैं जो हमारे मूड को अच्छा कर देती हैं। तो पॉजिटिव साइड मेरे पास ये 2 पॉइंट्स आए और नेगेटिव साइड मेरे पास ये पॉइंट्स आए। नेगेटिव में क्या है, हेल्थ इश्यूज़, अगर बच्चे के पास खुद का मोबाइल फ़ोन होगा तो उससे क्या होंगे, हेल्थ इश्यूज़ होंगे। कौन से होंगे, आई साइट वीक होगी, ये मेरा एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, डिक्रीज एकेडमिक परफॉर्मेंस, बच्चे का जो फोकस है, ध्यान है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर उसके पास खुद का मोबाइल फ़ोन है तो बच्चा नहीं पढ़ेगा, वो गेम्स वीडियोस को ही देखता रहेगा। ठीक है, तो मेरे पास जो भी पढ़ के आइडियाज़ आए मैंने रफली उसको ऐसे लिख लिया। उसके बाद आपने वो आइडियाज़ पिक करने हैं जिसको आप अच्छे से इलेबोरेट कर सकते हो, मतलब जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है। तो मुझे लगता है कि मैं नेगेटिव साइड को ज़्यादा अच्छे से प्रिसाइजली एक्सप्लेन कर सकती हूँ, सो दैट्स वाई मैंने नेगेटिव साइड को चूज़ किया है। मैंने आगे यही स्टेप लिखा है कि कोई भी एक साइड चूज़ कर लो, उसके बाद अपने लिखना स्टार्ट करना है। फोकस ऑन कनेक्टर्स, जो मैंने आपको कनेक्टर्स बताए हैं उसके ऊपर फोकस करना है कि कोई भी कनेक्टर रिपीट ना हो। ठीक है, जो मैंने आपको बताए हैं बस वही आपने यूज़ करने हैं। फोकस ऑन रेपिटेशन, जितनी कम हो सके उतनी कम आपने क्या करनी है, रेपिटेशन करनी है। लास्ट स्टेप क्या है, ऐड करो वेरिएशंस को ऐड करो, मतलब सेंटेंसेस बीच में ऐड ऑन करो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अनटिल, अनलेस, डिस्पाइट, ऐसे कुछ वर्ड्स जो मैंने आपको उस दिन एग्जाम्पल के साथ करवाए थे, बस उन्हीं को ही आपने ऐड करना है। देखो, प्लानिंग मैं आपको बाद में क्यों करवा रही हूँ, पहले मैंने आपको सारा बेसिक है वो क्लियर करवाया। मतलब आप लोगों को अगर मैं पूछूं, आपको सभी के स्ट्रक्चर्स आते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स आपको सभी के आते हैं कि किस में 2 बीपी बनेंगे, किस में कॉन्ट्राडिक्ट बीपी बने, किस में 3 बीपी बनेंगे। थीसिस लाइन भी आपको पता है कि कौन से बीपी में हमने कौन सी थीसिस लाइन लिखनी है, और कनेक्टर्स के बारे में भी आपको पता है। ठीक है, मतलब हर एक चीज़ आपको पता है, कॉम्प्लेक्स आपको पता है। उसके बाद अगर आप राइटिंग टास्क 2 लिखोगे तो बेनिफिट है ना। अगर मैं पहले दिन ही आपके सामने ये सारा कुछ अपना सैम्पल आंसर रख देती तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आना था। सो इसी वजह से मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था। अब आपको ये बहुत ईजी लगेगा और आप इसको ईजी वे से कर सकते हो। सो इसके ऊपर आपने फोकस करना है कि आपने बेसिक से करना है। ठीक है, जो भी मैं आपको फीडबैक देती हूँ उसके ऊपर आपने फोकस करना है, स्टार्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके जो राइटिंग में बैंड स्कोर है वो इम्प्रूव है, वो हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो मेरे से पूछ सकता है।